जैसा कि 30 पे आ जाएगा, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। ठीक है, जो भी बीमारियां ह्यूमन के अंदर होती हैं, उन बीमारियों के लिए कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है और किस तरह से इफेक्ट करते हैं। दोज माइक्रोबियल डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम an infected person to a healthy person through air, water, food and physical contact etc. are called communicable disease. रखिए, हो गया? ठीक है बेटा, ओके। जाओ। जो भी बीमारी कांटेक्ट मतलब किस तरह से, मान लीजिए कि बाय एयर, वाटर के कांटेक्ट से हो सकता है, कोई भी फूड कंटेमिनेटेड हो, उसमें वायरस हो या बैक्टीरिया किसी का भी इन्फेक्शन उससे हो जाए, या फिजिकल कांटेक्ट में आने से जैसे टच में, तो इससे इन बीमारियों को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचती है उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। ठीक है, उसके बाद some of the example of communicable disease are common cold, cholera, chickenpox, tuberculosis, malaria, AIDS as well as corona also. वायरल, जितनी भी वायरस से बीमारियां होती हैं, जो वायरल डिजीज होती है, वो कम्युनिकेबल होती है। वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचता है, क्योंकि वायरस अपने आप में नॉन लिविंग थिंग है। जब तक वो किसी के बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सेल के अंदर नहीं रहता, तब तक वो ग्रो कर सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। जैसे कि कॉमन कोल्ड की बात है, अगर घर में है ना, किसी को भी सर्दी जुकाम या खांसी हो रखा है, और तो घर में क्या दूसरे लोगों को भी होने का रहता है चांस कि दूसरे को भी हो जाए। जैसे मम्मी पापा ने हो रखा, भाई ने, तो फिर वो छींकेगा खांसेगा, तो घर में है ना ऐसा कोई मास्क तो लगा के रखते नहीं, तो होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी है तो हो सकता है आपको ना भी हो, और नहीं तो ज्यादा चांस बनते हैं। तो वायरल डिजीज जितने भी होते हैं कम्युनिकेबल होते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंच सकते हैं। हाँ, नहीं, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो कॉमन कोल्ड हम लोगों को होता है, सर्दी जुकाम बुखार जब सीजन आता है तो हर आदमी को होता है, इसको बेटा साइंस के टर्म इन्फ्लुएंजा कहते हैं। मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। तो इन्फ्लुएंजा जैसे उस सीजन में क्या होता है, हर बार इन्फ्लुएंजा आएगा, तो डिपेंड करता है कि आपका डाइट कैसा है, आप पूरा, क्योंकि इम्यूनिटी किससे होती है, आप जितने अच्छे तरह से प्रोटेक्टिव फूड को गेन करते हो। आप अपने डाइट में हर दिन क्या कोई फ्रूट खाते हैं, हर दिन हरी सब्जी कुछ खाते हैं, या दे आलू ले आलू वही चल रहा है। तो अगर आप हरी साग सब्जी और फल खाते हैं तो एक तरह से उसमें है ना प्रोटेक्टिव क्वांटिटी होती, क्वालिटी होती है, जिसके चलते आपका जो इम्यून सिस्टम है मजबूत होता रहता है। ठीक है, एक बात तो ये। अब कुछ बच्चे आजकल के जमाने के क्या है, गए दुकान पे प्लास्टिक फाड़ा और फिर प्लास्टिक के अंदर का प्लास्टिक खाया। अधिकतर क्या हो गया, जैसे मैंने, आप ये समझ लो, आप लोग तो बड़े हो गए, घर का भी खाएंगे, डांट दी मम्मी ने तो खाना है। अब दिक्कत क्या है, जो छोटे बच्चे हैं वो दुकान पे जाएंगे, वो चिप्स फाड़ के खाएंगे, पेट भर गया, फिर रात को आएंगे, फिर खाए या नहीं खाए, तो मिल्क पिए नहीं तो ये सब फालतू चीज खाए, तो इसलिए उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती जा रही है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लोग नहीं कहते हैं कि वो बच्चे तो धूल मिट्टी में लोटते पोड़ते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता। तो एक चीज तो ये भी है कि उनका बॉडी हर तरह के जर्म्स और ये जितने भी वायरल या जो भी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे अच्छी तरह से एक तरह से आइडेंटिफाई कर चुका है उनके इम्यून सिस्टम, क्योंकि हर समय उनको इन कांटेक्ट रहना है उन गंदगी के। एक बात ये, दूसरी बात क्या होती है कि वो मोस्टली है ना, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि फालतू सामान खाते रहे, वो घर का ही खाएंगे। सुबह में रोटी जो बन गया वो खाएंगे, नहीं तो रात को भी यही खाना है उनको, तो इसलिए भी उनकी इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छी होती है। हाँ जी, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अगर आप सोचते हो कि आपको किसी भी तरह से कम्युनिकेबल डिजीज ना हो या इस तरह की बीमारियां ना हो, तो हम लोग क्या बचाव कर सकते हैं। प्रिवेंशन मतलब होता है ना कि बीमारी लगने से पहले ही अपनी सुरक्षा तैयार कर लेना, दुश्मन के हमला करने से पहले ही अपना दरवाजे खिड़की बाउंड्री मजबूत कर लेना, इसको प्रिवेंशन कहेंगे, है ना। तो देखिए, जो भी आदमी किसी भी तरह से इस डिजीज से इन्फेक्टेड है उसके कांटेक्ट में नहीं रहना, उससे दूरी बनाए रखना। अब तो मास्क का जमाना है, मास्क लगा के रखिए। दूसरा है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं इसको कवर्ड करके रखना चाहिए घर में या जहां पर भी बनता है, ताकि उसमें कोई भी, कवर्ड करने का फायदा ये होगा कि सबसे अधिक जो हमारे आसपास में बीमारियों के होने का खतरा वो दो चीजों से होता है।
एक तो है ये जो हाउस फ्लाई मक्खियां हैं वो गंदगी पे बैठती है और उड़ के आएगी तो आपके खाने को कंटेमिनेट कर देगी, और नहीं तो ये मॉस्किटोज हैं जो भी पैरासाइट्स अपने साथ लेके चलते हैं और बाइट करेंगे तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए कवर्ड करके रखना अच्छा है। वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट, बताइए मच्छर के काटने से अपने आप को बचाइए, मच्छर काटे उससे पहले आप उसको काट जाइए, ठीक है। वी शुड मेक श्योर दैट ओनली डिस्पोजेबल सिरिंज एंड नीडल आर यूज्ड फॉर गिविंग एन इंजेक्शन। जब भी इंजेक्शन आपको कोई अगर ले रहे हैं या वैक्सीनेशन के लिए भी गए थे तो बिल्कुल वो रैपर फाड़ के नया उसने निकाला है कि नहीं ये आपका देखना है, लेकिन नहीं कोई बात नहीं हम सर मार हम नहीं बोलेंगे, कोई ना कोई मैडम कुछ भी लगा दो, ऐसे नहीं, आपका हक है। नहीं तो अगर गलती से भी अगर कंटेमिनेटेड अगर नीडल से लग गया तो बहुत सारी बीमारियों का खतरा हो सकता है, ठीक है। पहले तो ऐसा ही होता था ना, जब आज से 15-20 साल पहले क्या होगा, डॉक्टर झूठ मूठ कहना, आदमी दूसरे का है ना दिमाग को पढ़ लेता है कि वो कितना सोच सकता है, तो गर्म पानी झूठ मूठ कर रखता था, गर्म पानी उबाल करके वो सिरिंज से किसी को सुआ लगा, ये गर्म पानी देखो धो दिया, खत्म हो गया, कीड़ा वायरस खत्म हो गया, अब लो तुम भी इंजेक्शन ले लो। अब ऐसा कोई करके दिखाए, इतनी अवेयरनेस होगी कि वही सुआ उसी को लगा दे डॉक्टर को, फिर है ना। बिल्कुल सर्कल करेंगे बेटे, यही मेरा काम है, हम ही बताएंगे और कौन बताएगा। 10 ईयर में जितने डाउट से हम लोग फिर डिस्कस करेंगे वही पूरा डिस्कस करना है, तब चैप्टर आगे बढ़ेगा। देखिए कैरीज ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरियर्स ऑफ, सॉरी, आखिर इन बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कौन ढोके चलते हैं, अपने साथ कौन लेके चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। और मैंने आपको बताया सबसे कॉमन क्या है, मॉस्किटो और हाउस फ्लाइज, ये दो मून है। वो थोड़ा घूम रहा है आज, जवान इधर उधर है क्या, हाँ फिल्दी मतलब गंदा होता है बेटा, घिनौना, एग्जैक्ट उसकी हिंदी होती है घिनौनी। The communicable disease can occur and spread in the following ways. Communicable disease एक आदमी को दूसरे आदमी तक कैसे जा सकता है, हो सकता है by breathing of air containing microorganism, आप उस हवा में सांस ले रहे हो जहां पहले से बीमारी फैलाने वाले छोटे सूक्ष्म जीव हैं। by taking infected food or water, अगर गंदा खाना या पानी आप ले रहे हो और उसमें अगर वायरस या बैक्टीरिया, तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। थ्रू इंसेक्ट बाइट्स, आपको कोई भी मॉस्किटो ने बाइट कर लिया तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स, बताइए मैंने आपको, बाय फिजिकल कांटेक्ट विद बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन, इससे भी हो सकता है। या उसके कोई भी क्लोथिंग, जैसे कि टॉवेल हो गया, बेडशीट हो गया, हॉस्पिटल में गए हैं या किसी होटल में गए कभी रुकने के लिए, तो वहां पे टॉवेल या बेडशीट है और उससे भी अगर आप उसको यूज करते हैं जो पहले बीमार आदमी का था, तो उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। प्रिवेंशन, हम सर आपने ऐसे किया फिर ऐसे किया फिर ऐसे किया, अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं। वो पीडीएफ जैसे बन गया ना उसी हिसाब से चल रहा है। अब अगर हम बात करें जो हाउस फ्लाई है, घर में जो मक्खियां दिखती हैं, बहुत लोगों के घर में नहीं भी दिखती होगी, साफ सफाई रहे तो ये किस तरह से डिजीज को फैलाती है। सिंपल सा है कि ये जो मॉस्किटोज है पहले गार्बेज या कहीं पर भी बैठेंगी और वहां से इनके जो ये पांव या जो होते हैं ना हाथ जितने, उसमें ना रोए होते हैं, फर बिल्कुल बाल होते हैं, उसके साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जाते हैं और जैसे ही आपके खाने या दूध कहीं पर भी आएंगे तो वो गिर जाते हैं। कुछ लोग जैसे चाय में दूध में मक्खी गिर जाए ना तो पूरा अच्छे से फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैल जाता है। कितने टैलेंटेड हैं आप, सही है। Some of the dangerous disease spread by house flies are cholera, tuberculosis, typhoid and diarrhea. जो कॉमन बीमारी है ना आज के डेट में, देखिए सबसे बड़ी कॉमन बीमारी क्या होती है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं ना उनको डायरिया की सबसे दिक्कत होती है। डायरिया मतलब लूज मोशन, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, क्योंकि कहीं पर भी कुछ गिरा है, अब कितने 24 घंटे तक तो कोई देख नहीं सकता बच्चे को, कुछ भी उठा के मुंह में डाल लिया, कहीं से भी हाथ लगा के खा लिया, है ना। इस कारण से क्या होता है कि डायरिया होने का सबसे अधिक खतरा होता है। उसके बाद रिटेह नेपाली की जाए, उसके कारण होता है टाइफाइड, ठीक है ना। टाइफाइड होने का सबसे बड़ा कारण है कि आप कंटेमिनेटेड फूड खा रहे हैं, क्योंकि ये बात तो पक्की है जो वाटर पीते हो प्यूरिफाई है, आपके घर में आरओ लग रखा है, सब लोग फिल्टर का पानी पीते हो, वो तो फिक्स है। लेकिन कहाँ दिक्कत होगी, अगर टाइफाइड या कोई चीज होती है, सबसे बड़ा दिक्कत है
हाँ, सबसे बड़ा दिक्कत है रिटर्न पाली, क्योंकि आप लोग वहां जाकर के जो भी फूड लेते हो या खरीद के खाते हो निश्चित रूप से उतना हाइजीनिक नहीं होता है, अनकवर्ड भी होता है। मान लो तल करके भी अगर आपको दे रहा है बना करके, ठीक है ना, तो कुछ बैक्टीरिया वायरस ऐसे होते हैं जो खत्म नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या है? अगर मोमोज को फ्राई कर दें तो कीड़े मर गए, मान लो बैक्टीरिया वायरस डेड भी कर सकते हैं, लेकिन चटनी थोड़ी फ्राई करके दे रहा है वो, है ना, तो वो उसी से हो जाएगा। और बिना चटनी के तो कोई मोमोज खाएगा नहीं। अगर हाउस फ्लाई से कोई बीमारियां फैल रही हैं तो आप क्या करेंगे? मक्खी मारिएगा आप लोग। आगे चलिए। हाँ, फूड को रखेंगे, कचरा नहीं रखेंगे, पानी नहीं रखेंगे खुला कहीं पे जी। और ये सब सारा उपाय करेंगे, लेकिन जाके फिर पार्टी करके रिटेन नेपाली की चाउमीन खा लेंगे, बात बराबर हो गई। रोल ऑफ मॉस्किटोज इन स्प्रेडिंग डिजीज। देखिए अब मॉस्किटो क्या करता है ये थोड़ा देख लीजिएगा, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है इसका। सबसे पहले मॉस्किटो जो होता है ना, जहां भी ठहरा हुआ पानी वहां ब्रीडिंग करता है, ठीक है। और मोस्टली अभी देखे ना सर्दियों में, अभी मॉस्किटो आपको दिख नहीं रहा हो, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा, घर पर भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतने वो ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ही वो ग्रो कर सकते हैं। अब जैसे ही गर्मियां धीरे धीरे आने लगेंगे तो मच्छर भी धीरे धीरे आने लगेंगे, ब्रीडिंग करने लगेंगे, ज्यादा उनके लार्वा बनते रहेंगे। वाटर ऑफ पोन्ड्स, डर्टी ड्रेन, पूल, डिचेस एंड सॉलो लैग, इन सबों में मॉस्किटो मोस्टली ब्रीड करते हैं। द मोस्ट कॉमन डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो इज मलेरिया, ठीक है। मलेरिया मॉस्किटो से होने वाली जो सबसे कॉमन बीमारी है वो मलेरिया है पूरी दुनिया में। एक्चुअली इट इज द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो बताते हैं तो फिर बच्चे गुस्सा भी हो जाते हैं, कि जो मॉस्किटो होता है, जो फीमेल होती है वही केवल खून पीती है और उसी के बाइट करने से कोई बीमारियां होती है, मेल से कोई खतरा इनके है ना काटने से, क्योंकि वो अच्छा। तो आप लोग सोचिए, तो जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो कैसे जीते हैं? आप लोगों को तो पढ़ाई रखा, आप लोग बता सकते हैं। जो मेल मॉस्किटो होते हैं ना, वो जैसे घास हो गया, जो फ्लावर या जो भी चीजें उनको वेजिटेबल्स होती हैं, वो उनका रस लेकर के जो भी नेक्टर होता है उससे वो अपना काम चलाते हैं। हाँ, लेकिन वो खून नहीं पीते फीमेल की तरह, नहीं बिल्कुल नहीं। मेल जो भी अगर मॉस्किटो होगा वो एक तो काटेगा ही नहीं ना, क्यों काटेगा उसको? मेरी बात सुनिए ना, इसका मतलब है कि वो उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अब शेर अगर जंगल में है, चलो मर भी रहा है, लेकिन घास नहीं खा के भी क्या कर लेगा, कोई फायदा थोड़ी है उसका, कोई बात है। लेकिन याद रखिएगा जो डियर है ना, एक बात याद रखिएगा, कोई भी जो कार्निवोरस एनिमल होता है, ध्यान देंगे आप लोग, कार्निवोरस एनिमल कभी भी हर्बीवोरस की तरह नहीं खा सकता, घास या प्लांट नहीं खा सकता, वो मर जाएगा। लेकिन जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, जो घास खाने वाले, वो मीट खाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। जो डियर होती है ना, हिरन, उसको भी मीट खाते हुए देखा गया है। जो बंदर होता है, गुरिल्ला होता है, बिल्कुल मीट खाता है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, ये डिस्कवरी पे मेरे द्वारा देखा गया और साइंटिस्ट लोगों को भी आश्चर्य हुआ। लेकिन बहुत ही ज्यादा इससे सूखे का दौर था, जैसे अफ्रीका के जंगलों में जब सूखा पड़ा हो तो घास उस तो कमी मिलती है, तो कोई जानवर ने शिकार कर लिया, तो एक डियर दूसरे डियर को, मरा हुए डियर को शिकार नहीं करती है, लेकिन उसके मांस को खा सकती है। हाँ, लेकिन एक चीज और है, जो फीमेल मॉस्किटोज हैं, ये याद रखिएगा कि ह्यूमन ब्लड के साथ साथ या किसी भी मैमल के ब्लड के साथ साथ वो ग्रासेस का जैसे जो नेक्टर होता है वो भी कंज्यूम करती है। इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट बिकॉज, सॉरी, प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा, मलेरिया एक पैरासाइट के कारण होता है। पैरासाइट का मतलब हिंदी में परजीवी कहते हैं, मतलब जो दूसरे के शरीर पर रहता है, उससे वो अपना काम भी चलाता है, पेट भी पालता है और बदले में उसको नुकसान भी पहुंचाता है, उसको पैरासाइट्स कहते हैं। तो जो एनफ्लीज मॉस्किटो है वो कुछ नहीं करती, उसके बॉडी के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट है, हाँ, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होंगे जी। तो वो एक पैरासाइट है, और वो पैरासाइट क्या करता है कि एनफ्लीज जो मॉस्किटो है उसके बॉडी के अंदर सर्वाइव करता है, उससे उस मॉस्किटो को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जैसे ही वो मॉस्किटो जब हमको बाइट करती है तो हमारे ब्लड के कांटेक्ट में वो पैरासाइट को इंजेक्ट कर देती है, जिससे कि फिर हमको बीमारी हो जाती है। मोस्टली
नहीं, हर एक के अंदर नहीं। जैसे सारे मॉस्किटो के काटने से डेंगू नहीं हो सकता तो है ना, या सारे मॉस्किटो काटने से मलेरिया नहीं हो सकता है, तो वैसे होने चाहिए, मतलब उस मॉस्किटो के अंदर होना चाहिए तभी हो सका। It is called a parasite because it lives on the blood of a person as its food on entering his body. Will not describe how female Anopheles mosquito spread malaria disease. ये बताने की क्या जरूरत, समझ में आ रहा है? उनके बॉडी में प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट था, उन्होंने जैसे ही बाइट किया, हाँ, तो उससे फिर हम लोग की बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो गया और हमारे बॉडी के अंदर वो पैरासाइट ग्रो करके हमको नुकसान पहुंचाने लगा। The male Anopheles mosquito does not suck blood of a person and hence does not spread malaria disease. ये हमारे बॉडी उसके अंदर भी देखिए, मेल के अंदर भी प्लाज्मोडियम सरवाइव कर सकता है नाम का पैरासाइट, लेकिन उससे हमें खतरा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर रहने से क्या दिक्कत है, तो हमको बाइट करेगा तभी तो उसके बॉडी का प्लाज्मोडियम हमारे अंदर आएगा। तो मेल मॉस्किटो ना हमें बाइट करता और ना हमें बीमारियां देता है। Another disease spread by mosquito is dengue. Dengue is caused by a virus. डेंगी, डेंगू कुछ भी बोलते हैं, लेकिन डेंगी सही, डेंगू नहीं बोलते कहीं भी। देखिए, याद रखिएगा, मलेरिया किस मॉस्किटो के काटने से हुआ? फीमेल क्या? एनोफिलिस। और डेंगी जो होता है ये भी फीमेल एडिज एजिप्टी, पूरा नाम है इसका। एनोफिलिस नाम है बेटा उसके, हाँ, मॉस्किटो का नाम है, और यहाँ पे एडिज नाम है, ठीक है। जो डेंगू होता है आपको, वो एडिज एजिप्टी नाम का जो फीमेल मॉस्किटो है उसके बाइट करने से होता है, और डेंगी एक वायरल डिजीज है। याद रखिएगा, मलेरिया एक पैरासाइट से होने वाली बीमारी है, लेकिन डेंगी एक वायरल डिजीज है। नहीं तो समझने क्या बात है, सही पूछ रही हो? बिल्कुल। The female Aedes mosquito act as a carrier of dengue virus and spread the dengue disease from person to person. इसका एक बात और भी है, अगर मान लीजिए किसी आदमी को डेंगू हो रखा है, अगर उसको बाइट करके, मान लीजिए कि कोई एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है, उसके अंदर ये वायरस नहीं है बीमारी को फैलाने वाला, डेंगू को, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन को डेंगू हो रखा है, उसको उसने बाइट किया, तो बाइट करते ही उसके ब्लड से वो वायरस उसके बॉडी के अंदर आ गया। अब वही मॉस्किटो फिर दूसरे पर्सन को, हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, ठीक है ना, तो उसका वायरस उसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। तो वो तो सब करती है ना, छोटी ना है। तुम क्या बात कर रहे हो? मान लो बेटे कि कोई पाकिस्तानी आतंकवादी को डेंगू हो रखा हो, मेरी बात सुनो ना, आपको समझ में आ जाएगा, मेरी बात सुनेंगे तब तो, मास्टर की सुनिए उसके बाद। मान लीजिए किसी पाकिस्तानी आतंकवादी को डेंगू हो रखा है, ठीक है, उस पाकिस्तानी आतंकवादी को एक एडिस नाम की मॉस्किटो ने बाइट किया, और उस एडिस मॉस्किटो के अंदर कोई भी वायरस पहले से नहीं था, तो बाइट करेगा तो उसका ब्लड इसके अंदर आया कि नहीं, शक किया ना, तो बीमारी वाला जो वायरस था, डेंगू वाला वायरस, आतंकवादी इसके बॉडी में आ गया। अब वो उड़ता उड़ता आया हमारे, जाके यहाँ पर क्या कहते हैं, पप्पू को काट गया, पप्पू समझ गए, अब पप्पू को भी डेंगू हो गया। तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कैसे हुआ, क्योंकि उस आतंकवादी का खून इसके में था, और इसने जब किया तो इसमें ब्लड का कांटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। आप जब सिरिंज से ब्लड दे रहे हो या खींच रहे हो या इंजेक्शन दे रहे हो, तो ब्लड के कांटेक्ट में तो निडल आ ही गया ना। तो ये जो उनकी सूंड होती है ना, ये एक निडल की तरह काम करती है, समझ रहे हैं ना। ठीक ही था, तुम नहीं मान रहे। लेग में भी होता है क्या? आपने पूरा लेक्चर दोबारा सुना। लेग में क्या होता है बेटे? सूंड में होता है क्या? अच्छा, वो पाँव में मतलब लगे हो कीड़े लग जाएं ऐसा? मक्खी नहीं है वो, लेग में होता है। क्या बोल रही है? मच्छर के लेग पीस खाएंगे हम लोग? फिर मच्छर कहेगा शर्म नहीं आता, इतने पतले पतले टांग खाएगा। देखिए, तब तो मेढक खाना पड़ेगा बेटा। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, वही बात है, इसको फैलने ही मत दीजिए, ब्रीडिंग एरिया है इसकी खत्म कर दीजिए, और आ गया अगर कहीं जा रहे हैं तो मॉस्किटो नेट लगाइए, और नहीं तो अपना ओडोमोस लगाइए, और नहीं तो जितना भी चीज छिड़कना है अपने ऊपर छिड़क लीजिए। देखिए, ये जो चार्ट दिख रहा है येलो कलर का, ये सबसे अधिक मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको चार्ट याद करना पड़ेगा, ओके, और ये पेपरों में हर बार आता है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है और थ्रू एयर होता है,
द पेशेंट शुड बी केप्ट इन कंप्लीट आइसोलेशन। और अगर आपको प्रिवेंशन मेजर रखना है तो इसको बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा। वो दीदी के पास है, ले लेना उसे, दे देना बेटा, स्टेपलर दे। देखिए मेसेल्स भी वायरस के कारण होता है, चिकन पॉक्स भी वायरस के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण, कोलेरा बैक्टीरिया और टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, आगे देखें, हेपेटाइटिस बी भी वायरस के कारण, मलेरिया बेटा प्रोटोजोआ के कारण होता है और डेंगू वायरस के कारण होता है, याद रखिए। ये इसको बताने से नहीं, समझाने से होगा। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करो, सेकंड थर्ड फोर्थ ये सारे करके दो। कल आपको ये पूरा चैप्टर कराएंगे, ठीक है ना? केवल आंसर बता देंगे फिर छाप दो, क्या फायदा है। अच्छे से गेट बंद करके जाओ। आप लोग का हुआ नहीं बेटा अभी तक 51 क्वेश्चन तक? ये तुम्हारा भाई चैप्टर खत्म कर रखा था, ठीक है ना? अभी कहीं 51 क्वेश्चन तक करने के लिए तो इसके है ना क्या कर ले, फफूले निकल गए खोपड़ी के ऊपर। अभी अलजेब्रा कर रहे हो? कब? तो तुमने कहा था ना कि रिसीव कर लिया तूने पूरा, तो करके दिखा। तो अभी कर रहे हो ना रिसीव? कर। डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। अब देखिए जिस तरह से इंसानों के अंदर हो सकता है तो उसी तरह एनिमल के अंदर भी जो डिजीज होती है ये इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के कारण होता है। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ डिजीज कॉज्ड इन मलेरिया एनिमल्स बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फुट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रेक्स एंड एस्पेरजिलोसिस। ठीक है, एस्पेरजिलोसिस, एंथ्रेक्स एंड फुट एंड माउथ डिजीज जो है ये 3 तरह की जो बीमारियां हैं मोस्ट कॉमन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है। पहला देखेंगे फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में। जैसे अपने गाय या भैंस के ना खुर के अंदर है ना वो घाव से हो जाते हैं जो पांव के, उसी को फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। फुट बता रहे, foot and mouth disease of animal like cattle is caused by a virus. Thus foot and mouth disease is a viral disease of animal. The causative microorganism of foot and mouth disease is virus. The cattle suffering from the disease get blister on feet and mouth. छाले पड़ जाते हैं। ब्लिस्टर्स मतलब छाले पड़ना, पाँव में भी और माउथ के अंदर भी छाले पड़ जाएंगे। हाँ, तो उसके लिए फिर उसकी दवा आती है सारी। मैमल्स के लिए जो दवाएं होती है ना, जितना अभी मैं बताऊं आपको, जितना इंसानों के लिए रिसर्च किया गया है उतना ही वेटनरी में भी रिसर्च है। एक से एक दवा है, कोई जानवर मर नहीं सकता, इतना ज्यादा हाई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। उसका तरीका होता है, बड़ी चम्मच होती है उसकी। हाँ, जैसे एक इतनी बड़ी वो चम्मच सी होती है, उसका मुंह ऐसे करके उसके अंदर डाल देते हैं मुंह में। बेटे तो उसको टेस्ट भी होना चाहिए ना, जानवर है कोई, मतलब ऐसा थोड़ी है जैसे आप लोग मुंह बनाते दवा देख के। अब मम्मी ने 2 चाटे मारे, अब जुट्टे ने मारोगे 2 चाटे, कहीं उसने उस सिंग को मार दिया तो चले गए छत के ऊपर। तो वही बात है, पानी पिला दिया जाता है उसको। या जैसे हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ना बाय निडल के थ्रू, अगर माउथ से वो नहीं ले सकती है तो निडल के थ्रू भी पानी चढ़ाया जाता है, मेडिसिन या इंजेक्शन दे दिया जाता है, वो भी होता है इंजेक्शन। मोस्टली इंजेक्शन ही होता है, बहुत कम ही ऐसी है जो ना ओरल दवाएं दी जाती है। एनिमल्स के लिए अधिकतर है ना इंजेक्शन ही होता है। एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस डिजीज ऑफ एनिमल लाइक कैटल विच इज काउज्ड बाय अ बैक्टीरियम। याद रखिएगा, फुट एंड माउथ डिजीज जो था वो वायरस के कारण था, और ये जो एंथ्रेक्स है वो बैक्टीरियम के कारण है। Thus, anthrax disease is a bacterial disease of animals. The causative microorganism of anthrax disease is a bacterium known as Bacillus anthracis. ठीक है, Bacillus anthracis जो है ये उस बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण ये एंथ्रेक्स नाम की बीमारी होती है। The bacterium Bacillus anthracis which cause anthrax disease in animals was discovered by Robert Koch in 1876. रॉबर्ट कॉच ने 1876 में इसके बारे में पता लगाया था। ये एंथ्रेक्स भी खुर की बीमारी होती है, ये पांव में ही होता है उनके। एस्पेरजिलोसिस इज अ डिजीज, वही घाव जैसे हो जाते हैं, खुर जो इसे है ना, जो पांव की जगह खुर होता है उनका ये फैला हुआ होता है, तो उसके बीच में ना दरार में घाव जैसा हो जाता है। और ये ज्यादा मैं बता रहा हूँ, बैक्टीरिया साफ नहीं होता, तो बिल्कुल
और उसमें क्या होता है ना कि ज्यादा गंदगी अगर आसपास रहेगी ना, जैसे कोई भी कैटल के पास, तो तब ये ज्यादा दिक्कत होती है। उसमें साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसमें सबसे पहले एक तो बैक्टीरियल तो आपको दिया ही जाएगा, जो इंजेक्शन होता है ना, एंटीबायोटिक्स का, सॉरी। और उसके साथ साथ वो खुर जो होता है ना, उसको वेटनरी डॉक्टर आएगा, पूरा साफ करेगा, उसकी मलहम पट्टी भी करता है अच्छे तरह से पूरी, तो फिर धीरे धीरे घाव सूखने लगता है। जी, जानवरों में जैसे कैटल, मतलब कि जो गाय भैंस है ना, इन सबों में ही ज्यादा। अरे जो भी जानवर है, गाय और भैंस, अब उसके बाल बच्चे, अब उसके मौसी मौसा चाची फूफा, तुम लोग देखो भाई, डांगर। हाँ, कैटल की इंग्लिश डांगर, हिंदी नहीं, सॉरी, हरियाणवी डांगर, हिंदी में पशु कहते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। अब अगर प्लांट के अंदर मोस्ट कॉमन जो डिजीज होती है, तो प्लांट के अंदर किस तरह होता है? सम ऑफ द कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रस्ट ऑफ व्हीट, सिट्रस कैंसर एंड येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, है ना, ओकरा। इस तरह की तीन जो मोस्ट कॉमन बीमारी है वो है सामान्य हमारे। पहले देखते हैं रस्ट ऑफ व्हीट किस कारण से होता है। गेहूं के अंदर है ना, वो जो गांठ गांठ से बन जाती है, ये फंगस के कारण होता है। द रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर एंड सीड। ये बीज के द्वारा हो सकता है, नहीं क्या बेटा, अभी आए वहां तक नहीं ना। This means that the modes of transmission of the rust of wheat disease are air and seed. या तो एयर के रूट से, एयर के थ्रू वहां तक पहुंचेगा, नहीं तो बीज के अंदर ही वो अगर कंटेमिनेशन हो तब हो सकता है। As the name suggests, the rust of wheat disease occur in wheat plants. ये गेहूं के अंदर ही होता है। The plant disease called citrus cancer is caused by bacteria. So the causative microorganism is citrus cancer disease or bacteria. The citrus cancer disease is transmitted through air. ये एयर के थ्रू होता है। सिट्रस मतलब जो रसीले फल होते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया या नींबू हो गया, उनके अंदर ये होगा। This means that the mode of transmission of citrus cancer disease in a plant is air. As the name suggests, the citrus cancer disease occur in citrus trees such as the lemon, lime, orange, etc. The plant disease called yellow vein mosaic of भिंडी or okra is caused by a virus. याद रखिएगा, पहला कौन सा बीमारी था? रस्ट ऑफ व्हीट, वो फंगस के कारण था। बैक्टीरिया के कारण आपका कौन सा बीमारी है? सिट्रस कैंसर। और ये वायरस के कारण हो रहा है, जो ओकरा कहते हैं, या आप येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी भी कह सकते हैं। The yellow vein mosaic of भिंडी disease is transmitted through insect. ये कीड़ों के द्वारा फैलाई जाती है। Thus the mode of transmission of yellow vein mosaic of भिंडी disease is insect. फूड पॉइजनिंग देख लीजिए क्या होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, किसी किसी को हो जाता है। और बेटा ये फूड पॉइजनिंग ऐसा होता है ना कि इससे आदमी के जान जाने का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है फूड पॉइजनिंग के कारण। जब बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड फूड बाहर का आपने खा लिया हो, मतलब कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अब उसको रोक ही नहीं पाती, कीड़े मार ही नहीं पाती उसको हाँ, कीड़े ज्यादा हो जाते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है। ये लिख के आएंगे आप। दिस डिजीज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में माइक्रोऑर्गेनिज्म हो। आप जो खाते हैं फूड, आपके स्टमक में जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया मारता है, लेकिन हो सकता है कि उतना ना मर पाए और बहुत ज्यादा वायरल लोड या बैक्टीरियल लोड हो उस फूड में, तो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो हमें और भी इंफेक्शन दे सकता है बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया फंगी के कारण होता है। अगर फूड में ज्यादा बैक्टीरिया फंगी हो तभी आपको फूड पॉइजनिंग होगी। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन फूड formed by the action of microorganism is called food poisoning. या तो बैक्टीरिया या फंगस आपके खाने में जरूरत से ज्यादा था जो बीमार कर सकता था, नहीं तो उन्होंने जो केमिकल रिलीज की थी, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज की थी, वो फूड पे था, उस फूड को आपने खाया। तो ये दो कारण है जिसके कारण आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। The major symptom of food poisoning are vomiting, diarrhea और लूज मोशन, पेन इन एब्डोमेन, हेडेक एंड फीवर। ये सारे अगर सिम्टम दिखे, बार बार उल्टियां हो, लूज मोशन हो, तो समझिए कि जी हाँ, पेट में तो बहुत ज्यादा दर्द होगा, ठीक है ना, फूड पॉइजनिंग में। जी
The two most common example of bacteria which cause food poisoning are bacteria Salmonella and bacteria Clostridium botulinum. ठीक है. An example of fungus which cause food poisoning is Aspergillus. The spoiling of food is a chemical change. जैसे कि कोई खाना सड़ने नहीं लगता, बिल्कुल एकदम बदबू मारने लगेगा, उस पे ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाता है. अगर कभी किसी ब्रेड के ऊपर फंगस लग गई ना, वो जो रोए रोए जैसे लग जाती है, और गलती से भी खा लिया भैया, बहुत ज्यादा लफड़े में फंस जाएंगे आप तो. फंगस क्या होता है? डू योर वर्क, जस्ट वेट फॉर 3 years, 3 साल का वेट कर बेटे, तब जाएगा, तब फंगस पता चलेगा. तेरे तो 2 साल पे ही पढ़ा देंगे, 7वीं क्लास में पढ़ सकता है तो, अगर धरती टिकी रहे तो. Food is a very precious material. It should not be allowed to get spoiled, become useless and cause food poisoning. बताइए भैया किस चीज का टेस्ट दे रहे हैं भैया को भी? आपके 4 मार्क्स आए थे उस दिन के पेपर में 16 नंबर में से. ठीक है, वो टेस्ट तो घर पे ही होगा. किसको दिया था? मेरे पास ही रह गई थी ना वो. हाँ तो घर पे होगा, मैं ला दूंगा. निकालिए और काम पे लग जाइए. अब तो 5 बज गया, कोई नहीं 7 बजे करके देना तुम, 7 बजे तक यहीं पे. ठीक. प्रिवेंशन ऑफ फूड है, आप अच्छे से कुक करके बनाइए, खाइए, जो साफ सुथरे हैं. फोन तो बंद करिए बेटे, फोन जब भी क्लास हो कोई बात नहीं, बैग के अंदर रखिए. देखिए, आज से हजारों साल पहले जब ये रेफ्रिजरेटर नहीं था, अब तो रेफ्रिजरेटर का जमाना है. कोई भी खाना है, कोई टेंशन, या फ्रिज के अंदर डाल दो, वो अपना कंपनी देख लेगी कैसे उसको ठीक रखना है. 4 डिग्री जो टेम्परेचर होता है आपके फ्रिज का, वो सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है किसी भी तरह के बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए. ये कोई भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि 0 डिग्री कर नहीं सकते, नहीं तो हर चीज जम जाएगी, फिर है ना, प्रॉब्लम हो जाएगा. तो जब रेफ्रिजरेटर का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय इतनी चीजों का पता नहीं था लोगों, तब कैसे करते थे? बोलिए ना. आपने जैसे बताया कि जैसे गर्म दूध किया जाता है जी, फैक्ट्रीज में, उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है जी. लेकिन अगर कभी कभी हम जैसे दूध जमा हुआ है उसको गर्म करें, नहीं तो दिक्कत क्या है ना, आपने उसके अंदर वो लैक्टोबैसिलस तो आ गया, जो जम गया दूध ना. लैक्टोबैसिलस करता है क्या बेटा, दूध का जो जितना फैट होता है ना, उसको लेकर के दही की तरह जमा देता है. तो जम जाए तो फ्रिज में रखो, ठंडा ज्यादा हो गया, फिर वो जम गया, उसकी क्या? अच्छा, हो सकता है कुछ उसमें ऐसा. तो पहले क्या करते हैं कि आप लोग जैसे, अगर आदरणीय बियर भैया को तो देखे नहीं होंगे, ज्यादा देखे हैं उनके काम करने के. बिल्कुल. क्या आपका वाला? नहीं, वो तो हो गया. हाँ, ये वाला करा है. तो उसमें बेटा यही होता है ना कि बैक्टीरिया के ग्रो करने की सिचुएशन होनी चाहिए. ठीक है ना, किसी भी तरह अगर बैक्टीरिया ग्रो कर जाती है तो आपका दूध फटेगा. नॉर्मल सा हो, लिक्विड में ही हो, ठंडा भी हो, तो तब गर्म करो, तब तो कुछ नहीं होता. और जब वही दूध अगर ज्यादा रेफ्रिजरेट मतलब 0 डिग्री कर दें तो जम जाता है ना, बर्फ गिर जाती है ना उसकी. इसके बारे में आइडिया नहीं. तो उसके लिए फिर जब उसको गर्म करते हैं तो नो आइडिया. तो पहले क्या होता था कि जब रेफ्रिजरेटर नहीं था, तो जो भी मीट या जो भी इस तरह की चीजों को कंज्यूम करते थे, तो उनको धूप में सुखा करके उनका मॉइस्चर खत्म कर दिया जाता था. तो मॉइस्चर खत्म हो जाने से, धूप में सूखने से क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकती, फिर हम लोग कुछ दिन के लिए स्टोर कर सकते थे. दूसरा है कि प्रिवेंशन. धूप में जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मीट मान लो कि किसी का शिकार किया, दूध के लिए बता रहे हैं, ये तो मैंने मीट की बताई आपको. ठीक है. उसके बाद अगर आप मिल्क की या और भी किसी चीजों की बात करें, तो उसमें क्या करते थे कि दूध को बॉईल करके, ठीक है ना जी,
तो बॉयल करने से क्या होता है कि उससे फिर उसका जो भी बैक्टीरिया होती है वो खत्म हो जाती है, मर जाती है। और जब तक फिर डिपेंड करता है कि कुछ देर तक, अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो तो आप याद रखेंगे, अगर दादी के जमाने में सुबह में अगर दूध बॉयल किया गया और उसको फिर रखना है तो रात के शाम के टाइम में भी एक बार बॉयल करना पड़ता था, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम होता है कितनी देर तक बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा आपने जब दूध गर्म किया है तो, लेकिन फिर बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। तो अगर आपको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना है तो सुबह में गर्म किया तो एक बार शाम को भी गर्म करना पड़ेगा। प्रिवेंशन ऑफ फूड बाय कूलिंग और रेफ्रिजरेशन, आपको पता ही है रेफ्रिजरेटर में कूलिंग में कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाती, ये इसलिए बहुत अच्छा होता है। तीसरा क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फूड बाय कॉमन साल्ट, जो जैसे अचार होता है हम लोगों का, आप किसी भी चीज को इस तरह रख देंगे ना तो उसे फंगस लग जाएगा। जो अचार लगाया जाता है, जैसे मैं बताऊं, हम लोग के बचपन में मम्मी सब है ना आम का अचार लगा देते, उसमें अगर सरसों तेल कम डालोगे ना तो उसे फंगस लगने का खतरा होता है ना। तो इसलिए उसमें क्या होता है, ये एक तो नमक, कॉमन सॉल्ट हो गया आपका, ज्यादा नमक जो मिलाया जाता है। अगर उस जमाने में क्या होता था ना कि मीट के साथ भी नमक लगा देने से क्या होता था, उसके मॉइस्चर को सक कर लेता था। धूप में जब नहीं सुखा सकते हैं तो उसके मॉइस्चर को सुखाने के लिए उससे नमक लगा देते हैं, इससे क्या नमक क्या करता है कि नमक एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, वो क्या करता है कि उसके मॉइस्चर को सक कर लेता है। जिस भी फूड के साथ आप डालते हैं ये फायदा होता है। आप उसमें चीनी मिला के, शुगर कंटेंट भी मिला करके आप उसको बचा के रख सकते हैं। जैसे कि आप द फ्रूट्स विच आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ जैम्स एंड जेलीज बाय यूजिंग शुगर एज प्रिवेंटिव्स, एप्पल, राइप मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल एंड गुआवा, इस तरह से हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर, जो भी अचार है पिकल बनाते हैं है ना, उसमें हम लोग डालते हैं, सरसों का तेल डालते हैं और विनेगर भी। प्रिवेंशन ऑफ फूड बाय यूजिंग स्पेशल केमिकल एज प्रिवेंशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सोडियम मेटाबिसल्फाइड, सोडियम मेटाबिसल्फाइड नाम का जो केमिकल होता है, और सोडियम बेंजोएट आर यूज्ड टू प्रिजर्व फूड सच ए जैम, जेली, जूस, स्क्वैशेस सो एज टू सेव देम फ्रॉम स्पॉइलेज, सड़ने से बचाने के लिए ये जो जितने जूस या जैम, जेली आती है इसमें मिलाया जाता है। हाँ घाटा में बता रहा हूँ, चिंता मत करिए। सोडियम मेटाबिसल्फेट और एक होता है सोडियम बेंजोएट, ये दो केमिकल बता रहे हैं। मैगी मसाला हम लोग खाते हैं ना, एक समय आया था, आप लोग को याद होगा, पूरा का पूरा मैगी में ना ये सोडियम बेंजोएट की मात्रा बहुत ज्यादा मिली, ठीक है ना, सीसा वाला। हाँ, तो सोडियम बेंजोएट ही था, वो एक तरह के लेड का ही कंटेंट होता है, लेकिन वो लेड नहीं कहो, उस टाइप का होता है। क्या? अरे तो क्यों बोलती है बीच में, वही तो बताने जा रहा हूँ कि सोडियम बेंजोएट की मात्रा अधिक हो जाए तो जिस तरह से लेड से हमको प्रॉब्लम होती है, बैठिए ना सामने जगह तो बैठिए। सोडियम बेंजोएट की मात्रा जिस तरह से, जैसे लेड से हमको नुकसान हो सकता है, इसी तरह इस केमिकल से भी नुकसान हो सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इससे कैंसर होने का खतरा होता है। लेड हमारे अंदर कैंसर कॉजिंग कॉजर होता है, मतलब कि अधिकतर कैंसर होने का खतरा होता है शीशे या लेड के कारण। तो सोडियम बेंजोएट की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी तो कैंसर का खतरा होता है। तो कुछ ना होगा, मैगी खाओ, तूंद हिलाओ, चलो जैसा क्वेश्चन उसे जवाब। बैठिए। नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन फिक्सेशन तो आप लोग को अच्छी तरह पहले समझाई दी है कि राइजोबियम नाम का जो होता है बैक्टीरिया, वो क्या करता है। ठीक है, तो आप लोग बैठिए, अब टेस्ट देना स्टार्ट करिए। हाँ बैठिए ना, बता बोले ना कि आप लोग का 4 to 6 का टाइम है, तो जा कहाँ रहे हैं आप लोग, आगे बढ़िए, 9th की क्लास में दीजिए आगे जी। अभी देखते हैं, अभी रख लो, समझ गए। तुम लोग ने उसका फॉर्म भरा है ना, दीदी क्या बोल रही है। हाँ क्वेश्चन पेपर चाहिए तो दीदी से ले लेना, ठीक है। आजा बेटा इधर आ जाओ, ठीक है बेटा, इस साइड, बॉयज इधर, गर्ल्स इधर। नहीं मैथ्स नहीं कर रहा बेटे, आगे जाओ। बॉयज आ जाइए 9th क्लास।
आ रहे बता रहे बैठ से उठने का सारे ले उसको आया भी है बैठ से उठने का आप जाइए इसको सड़क क्रॉस करा देंगे स्टेपलर अच्छा रुको ले मैथबुक ले कंपनी कॉन्फिडेंस मुझे उससे 15 मिनट 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ 1 घंटे का टाइम कर देंगे अरे सरप्राइज ऐसे जितना था देखो बुक दे देंगे मेरा देखते हैं ना एक भी देख लेना बस समझने मुझे नहीं जाना नहीं तो बड़ा झटका लग रहा है भाई तुझे पता है ना कि बीमार होने के बाद पापा दवा करा देंगे हमारा कोई कराने वाला नहीं है ना 15 दिन बाद तो वहां पर प्लॉट में तो आती ही थी ना यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ज्यादा है भाई 15 दिन बाद आप भी हैं शांति बनाए रखिए खर्चे की बात नहीं भैया गेट बंद नहीं किया देखो सर मैं ये कर